जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SBNP एजुकेशन में। आज हम लोग भूगोल का एक चैप्टर कक्षा 7 में है रेगिस्तान में जीवन, इसके बारे में पढ़ेंगे। रेगिस्तान वास्तव में होता क्या है? तो रेगिस्तान ना एक शुष्क प्रदेश होता है। देखिए यहाँ पे रेगिस्तान कैसा होता है। रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश होता है, और यहाँ ना अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान होता है। यहाँ कैसा तापमान होता है? अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान होता है। यहाँ देखिए एक शुष्क प्रदेश होता है रेगिस्तान, और यहाँ तापमान अत्यधिक उच्च अथवा अत्यधिक निम्न होता है। कम वर्षा होती है इस क्षेत्र में ना, कम वर्षा होती है। और चौथा खासियत होता है इसका कि विरल वनस्पति होती है। विरल का मतलब होता है कम वनस्पतियाँ होती हैं या नाम मात्र की वनस्पतियाँ होती हैं, विरल वनस्पति होती है। इस प्रकार के कंडीशंस अगर किसी क्षेत्र में पाए जाएंगे तो उन्हें कहा जाता है रेगिस्तान। अब उच्च अथवा निम्न तापमान होता है, तो तापमान के अनुसार रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है गर्म रेगिस्तान और दूसरा होता है ठंडा रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान का एक उदाहरण आपके सामने है सहारा रेगिस्तान, और ठंडा रेगिस्तान का एक उदाहरण हमारे देश में लद्दाख एक क्षेत्र है जो ठंडे रेगिस्तान का एक अच्छा उदाहरण है। आज हम लोग इस गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में पढ़ेंगे। मूल रूप से हमको सहारा के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आइए सहारा के विस्तार को देखते हैं। इसको चलिए, ये अफ्रीका महादेश है और ये सहारा मरुस्थल, जो ये रंगा हुआ भाग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये सहारा मरुस्थल है। अफ्रीका महादेश के उत्तरी हिस्से में ये फैला हुआ है। इसके उत्तर में ये देखिए भूमध्य सागर है, ये उत्तरी हिस्से में फैला हुआ है सहारा मरुस्थल, और इसका कुल क्षेत्रफल 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। और याद है आप लोगों को, भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर था। अर्थात यह भारत के क्षेत्रफल से 2 गुने से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अफ्रीका महादेश के 11 देशों को कवर करता है। 11 देशों में फैला हुआ है। ये बार बार आता है सवाल कि सहारा जो मरुस्थल है वो कितने देशों में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा, सहारा मरुस्थल 11 देशों में फैला हुआ है। ये 11 देश कौन कौन से हैं? मैप में देखिए, तो जरा मैप को आप ध्यान से देखिए। सूडान, मिस्र, चाड, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, माली, मैरितानिया, पश्चिमी सहारा और मोरक्को, ये 11 देशों में ये सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है। बार बार ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में कि सहारा रेगिस्तान कितने देशों में फैला हुआ है, तो 11 देशों में। इन देशों के नाम आप लोग नोट करके रखिएगा, कॉपी निकालिए, नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सहारा रेगिस्तान एक ज़माने में हरा भरा मैदान था, बहुत ही हरा भरा था। यहाँ पे शेर, जिराफ, हाथी जैसे जानवर आमतौर पर सामान्य रूप से पाए जाते थे। लेकिन जलवायु परिवर्तन हुआ, और इस जलवायु परिवर्तन ने इस पूरे सहारा रेगिस्तान को रेगिस्तानी और शुष्क प्रदेश में बदल दिया, और आज ये पूरा शुष्क है और बहुत ज़्यादा गर्म इलाका है ये। वैज्ञानिकों को यहाँ पे मछली के कंकाल मिले हैं, मछलियों के कंकाल मिले हैं। किसके कंकाल मिले? मछली के कंकाल मिले हैं। इसके गुफाओं के चित्रों से पता लगता है कि इस क्षेत्र में कभी नदियाँ बहती थी और मगर पाए जाते थे यहाँ पे, लेकिन आज यह शुष्क और रेगिस्तानी भूभाग बन के रह गया है। इसके बाद से यहाँ की जलवायु के बारे में अब जानते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है। नोट करते हैं यहाँ पे जलवायु। जलवायु यह एक शुष्क क्षेत्र है, और यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत गर्म है। दिन में इसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। रात में इसका तापमान गिर के 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ के लोग ना भारी वस्त्र पहनते हैं, गर्मी और धूल भरी आंधियों से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। इसके बाद से हम यहाँ के वनस्पतियों के बारे में जानेंगे, वनस्पति जाति के बारे में जानेंगे। यहाँ की वनस्पतियों में मूल रूप से कैक्टस,
कैक्टस का एक और नाम होता है नागफनी। खजूर के पेड़, और एकेसिया पाए जाते हैं। इस सहारा रेगिस्तान में ना एक नदी आती है, नील नदी। नील नदी के बारे में आप लोगों ने जाना होगा। ये नील नदी मिस्र और सूडान से होकर बहती है और इस पूरे सहारा रेगिस्तान में कई जगह पे मरुद्यान मिलते हैं। मरुद्यान होता क्या है, जब रेत बालू को उड़ा ले जाती है तो वहाँ पे गर्त बन जाता है रेगिस्तानों में, और उस गर्त में ना भूमिगत जल सतह पे आ जाता है। और जब ये भूमिगत जल सतह पे आ जाता है तो वहाँ पे लोग बस जाते हैं, और वहाँ पे चूँकि पानी उपलब्ध हो जाता है तो खजूर के पेड़ उगाते हैं। इन मरुद्यानों में खजूर होता है वहाँ पे, और ये लोग चावल उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, गेहूँ की फसल उगाते हैं, सेम उगाते हैं, सेम जैसी फसलों को उगाते हैं, जैसी फसलें उगती हैं यहाँ पे। तो ये मरुद्यान और नील नदी की घाटी, इन दोनों जगहों पे ये फसलें उगाई जाती हैं। और इसके बाद से ये मिस्र का नाम एक और फसल के लिए बहुत विश्व प्रसिद्ध है, यह है कपास। मिस्र का नाम कपास के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कपास, यहाँ की जो कपास होती है वो बहुत उच्च कोटि की होती है, और कपास के लिए यहाँ ये मिस्र जो है बहुत प्रसिद्ध है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि मिस्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कपास के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखते हैं यहाँ के प्राणी जात के बारे में। प्राणी जात, अंदाजा लगाइए कि यहाँ कौन कौन से जंतु पाए जाते होंगे। तो रेगिस्तान है तो सबसे पहले ऊँट पाए जाते होंगे, ऊँट पाए जाते हैं, लकड़बग्घे पाए जाते हैं, सियार पाए जाते हैं, बिच्छू पाया जाता है, छिपकलियाँ होती हैं, और सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, और सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। ये यहाँ पाए जाने वाले जीव हैं जो यहाँ पे सामान्य रूप से पाए जाते हैं फिलहाल। और इसके बाद से हम यहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ के लोग। लोग में यहाँ पे चलवासी जनजाति के लोग पाए जाते हैं, और इसमें इन चलवासी जनजातियों में देखिए एक है बेदुइन जनजाति और एक है तुआरेग। तुआरेग तो हाल ही साल चर्चा में भी था। तुआरेग जनजाति, ये दोनों जनजाति के लोग यहाँ मूल रूप से पाए जाते हैं। ये लोग ना ऊंट, घोड़ा, भेड़ और बकरी का पालन करते हैं, और इन जंतुओं से लिख देते हैं यहाँ पे, ये लोग ऊंट, घोड़ा, भेड़, बकरी का पालन करते हैं, और इन जंतुओं से ये लोग खाल, मांस तथा दूध प्राप्त करते हैं। खाल का प्रयोग ये लोग जूते बनाने में करते हैं, पेटी बनाने में करते हैं, और ये लोग खाल का प्रयोग पानी रखने के लिए डिब्बे बनाने में भी करते हैं। भेड़ और बकरी से जो ऊन प्राप्त होता है उससे ये लोग चटाइयाँ बुनते हैं, कपड़े बुनते हैं, बहुत सारे अन्य चीज़ें बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग इस क्षेत्र के विकास के बारे में कि इस समय इस क्षेत्र का क्या स्थिति है। ये तीन देश देखिए, मिस्र, लीबिया और अल्जीरिया। इन तीन देशों में जब खनिज तेल का खोज हो गया तो अब यहाँ के परिवेश में बदलाव आ रहा है। तो अब इस खोज की वजह से अब यहाँ पे जो नमक के व्यापार में ऊँटों का प्रयोग होता था, अब यहाँ पे ट्रकों का प्रयोग हो रहा है। जो ऊँट वाले रास्ते थे, ऊँट के मार्ग थे, अब वहाँ पे महामार्ग, पक्की सड़कें बन गई हैं। और इस क्षेत्र के अन्य अगर खनिजों की बात करें हम,
तो यहाँ देख लेते हैं इनके खनिजों के बारे में। तो यहाँ के अन्य खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, और यूरेनियम पाया जाता है। मैग्नीज और यूरेनियम पाए, ये यहाँ के पाए जाने वाले खनिज हैं। अब ये जनजाति वहाँ इस समय क्या कर रही हैं, तो ये जानने के लिए देखिए तुआरेग लोग अब विदेशी पर्यटकों के मार्गदर्शन का काम करते हैं, और अब ये तेल कंपनियों में या खनिजों वाले कंपनियों में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। और ये तुआरेग जनजातियाँ अब शहरी सभ्यता की ओर बढ़ रही हैं। ठीक इस प्रकार ये सहारा रेगिस्तान के बारे में हमने चलिए, तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में। गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में हमने पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में। तो सबसे पहले इसकी स्थिति देख लेते हैं कि ये है कहाँ। यह जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित है, और इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी स्थित है, और दक्षिण में जास्कर पर्वत है। यहाँ बहने वाली नदियों को देखते हैं तो इसमें प्रमुख नदी सिंधु नदी है, और इसकी अनेक सहायक नदियाँ भी इसमें हैं, जैसे श्योक एक सहायक नदी इसकी है। और ये नदियाँ ना गार्ज का निर्माण करती हैं, यानी महाखंड का निर्माण करती हैं, बहुत गहरी घाटियों में बहती हैं ये। और इसके बाद से इसकी ऊंचाई 3000 मीटर के आसपास से, जैसे कारगिल में, कारगिल यहाँ पे है देखिए, कारगिल में इसकी ऊंचाई 3000 मीटर से लेकर के लगभग काराकोरम में 8000 मीटर से अधिक है। यहाँ पे ऐसे तीर का निशान दे देते हैं, अधिक आप समझ लीजिएगा कि अधिक है। इस क्षेत्र में न अनेक हिमानियाँ या हिमनद हैं, जैसे गंगरी हिमानी है, सियाचिन हिमनद है, बहुत सारे हिमनद हैं जिससे अनेक नदियाँ भी निकलती हैं, छोटी छोटी नदियाँ जो लद्दाख में बहती हैं। यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, और इसलिए ना यहाँ पे अधिकतम वर्षा 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से कम होता है, या लगभग उतना होता है। 10 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता है एक वर्ष में। औसत वर्षा 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से कम होता है। और यहाँ पे ना कड़ाके की ठंडी पड़ती है, बर्फीली हवा चलती है। चूँकि इसकी ऊंचाई अधिक है, इसलिए वहाँ पे हवा का जो परत है वो बहुत पतला है, बहुत पतला है। इसलिए ना वहाँ बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, और जो सूर्य का धूप है वह बहुत ही मतलब जलन होता है, उससे बहुत ही तेज लगता है। कि अगर आप गर्मी के दिनों में वहाँ पे बैठे हुए हैं धूप में, अगर आपका शरीर धूप में है और यदि आपका पाँव छाए में है, तो आप उष्माघात और तुषार उपघात दोनों से एक साथ ग्रस्त हो सकते हैं। इसके बाद से तो तापमान ना गर्मी के दिनों में 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा अधिक रहता है दिन में, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दिन में, और रात में इसका तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। गर्मी में ये तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक। और यहीं अगर जाड़े की बात करें तो जाड़े में इसका तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से हमेशा नीचे रहता है। इतना कड़ाके की ठंडी यहाँ पड़ती है। इसके बाद से हम यहाँ के वनस्पतियों को देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो वनस्पतियों में यहाँ हमने मेंशन करके रखा हुआ है। सबसे पहले सरपत और पॉपुलर के उपवन मिलते हैं। यहाँ पे वन देखे जा सकते हैं, छोटे छोटे बाग देखे जा सकते हैं जहाँ पे सरपत और पॉपुलर के उपवन हैं। और सरपत का एक नाम बिलो है। ये बिलो की लकड़ी से ना क्रिकेट का बेहतर बल्ला बनाया जाता है। बिलो की लकड़ी से क्रिकेट का बहुत बढ़िया बल्ला बनता है। और इसके बाद से गर्मियों के दिनों में यहाँ सेव, खुबानी और अखरोट जैसे पौधों को उगाया जाता है। और यहाँ के लोग खेती में जौ, आलू, मटर, सेम और शलजम की खेती करते हैं गर्मियों के दिनों में। जाड़े में ये खेती नहीं होता है, गर्मियों में होता है। और ये उपवन तो हमेशा रहता है वहाँ पे, लेकिन ये जो है गर्मियों के दिनों में उगते हैं। और गर्मियों के दिनों में वहाँ के लोग ये जौ, आलू और मटर, सेम, शलजम की खेती करते हैं। इसके बाद से हम आते हैं प्राणी जाति के बारे में। प्राणी जाति में देखिए पक्षियों में राबिन एक पक्षी है, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, हुप और रैबिन, ये पक्षी पाए जाते हैं यहाँ पे। इसमें कुछ पक्षी ना प्रवासी पक्षी हैं,
जो किसी खास मौसम में यहाँ आते हैं। पशुओं में यहाँ के लोग भेड़ बकरी और याक पालते हैं। भेड़ बकरी और याक ये लोग दूध के लिए, मांस के लिए और खाल के लिए पालते हैं। इसके बाद से विशेष प्रकार के कुत्ते ये लोग पालते हैं। और इसके बाद एक पशु यहाँ पाया जाता है चीरू। इसका दूसरा नाम है तिब्बती एंटीलोप। ये तिब्बती एंटीलोप पाला नहीं जाता है। इस शाहतूश नामक ऊन के लिए इस तिब्बती एंटीलोप का शिकार किया जाता है और यह जो पशु है यह लुप्त प्राय है। अब लुप्त प्राय का मतलब विलुप्त हो ही जाएगा या लगभग हो गया है। और अब हम जानते हैं, अब लोग की बात करें तो यहाँ के अधिकांश लोग या तो बौद्ध हैं और या फिर मुसलमान हैं। मध्य एशिया में भी कुछ ऐसा ही है। मध्य एशिया और यहाँ के लोगों में कुछ समानताएं हैं, या तो बौद्ध हैं ये लोग, नहीं तो मुसलमान हैं। और यहाँ अनेक बौद्ध मठ हैं। यहाँ पे अनेक बौद्ध मठ हैं जो अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। प्रमुख बौद्ध मठों में इनका नाम हम मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे इसको मिटाते हैं। कुछ प्रसिद्ध बौद्ध मठ हैं यहाँ पे। हेमिस थिकसे से और लामायुरु, ये कुछ प्रसिद्ध बौद्ध मठ हैं वहाँ के। इसके बाद से हम देखते हैं आने जाने का क्या साधन है। ये लेह है लद्दाख की राजधानी। इसको कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली जो सड़क है उसका नाम है NH-1A। यहाँ लिख देते हैं NH-1A, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A। ये जो है लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ती है। और यह जाति कहाँ से है? यह जो जिला दर्रा से होकर जाती है। ये जो है ना, ये है जो जिला दर्रा आपका, ये वाला जो जिला दर्रा है, यहाँ देख लीजिए। लेह को जम्मू कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली सड़क का नाम है NH-1A और यह जो जिला दर्रा से होकर जाती है। एक और सड़क है लेह मनाली मार्ग। लेह मनाली मार्ग जो लेह को मनाली से जोड़ता है, यह 4 दर्रों से होकर गुजरता है। नाम याद रखिए, रोहतांग दर्रा, बारालाचाला, लुनगालाचाला और टंगलंगला। ये 4 दर्रे हैं जो लेह मनाली मार्ग पे स्थित है। ये 4 दर्रों के बारे में जाने। उसके बाद से आगे देखते हैं हम। यहाँ पे पर्यटक बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं और पर्यटक यहाँ पे ना मुख्य रूप से गोपा दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं क्यों आते हैं पर्यटक। गोपा दर्शन के लिए, घास के मैदान देखने के लिए, हिमानियों की सैर करने के लिए आते हैं, हिमानी देखने के लिए आते हैं और धार्मिक उत्सव देखने के लिए आते हैं। और यहाँ इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है कि लोग जो बौद्ध लोग होते हैं या अन्य लोग होते हैं, वो सर्दियों के दिनों में ना अपने आप को धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानों में अपने आप को बिजी रखते हैं ताकि किसी तरह से वो ठंडी महसूस ना हो और समय कट जाए। लद्दाख का एक और नाम है खा पा चान। ये लद्दाख का एक नाम है। खा पा चान का मतलब ही होता है हिम भूमि।
खा पहचान का अर्थ होता है हिम भूमि। यह लद्दाख का ही एक नाम है, खा पहचान। इस प्रकार हम लोगों ने एक गर्म रेगिस्तान सहारा और एक ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में पढ़ा, और इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। और इस पाठ से संबंधित टेस्ट सीरीज हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ जाइए और इस पाठ से हमने जो चीज़ें पढ़ाया या सिखाने की कोशिश की, आपने कितना सीखा कितना जाना, आप टेस्ट सीरीज दे करके अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर जान सकते हैं कि आपने अभी तक क्या सीखा। आप टेस्ट सीरीज पे जाएं और वहाँ पे टेस्ट दें और अपने रिजल्ट को देखें कि क्या आपने सीखा कितना जाना। धन्यवाद।